दोस्तों, आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास चल रही है और इस पहली क्लास का पहला ही टॉपिक है ब्रह्मांड। अब तक हमने ज्योग्राफी का परिचय लिया, उसकी परिभाषा को समझा, उस पर जो अच्छे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको समझा। तो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, जिसे हम कॉस्मोस या यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे छात्र ब्रह्मांड यूनिवर्स को समझते हैं लेकिन बता नहीं पाते। यहाँ हमारा ब्रह्मांड से आशय है, कॉस्मोस से आशय है, यूनिवर्स से आशय है। रात के समय असंख्य तारे आसमान में आपको दिखाई देते हैं। हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ा सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बहुत सारे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, अनेकों चट्टानी मलबे, धूल, गैस, इन सब के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। फिर के समझेंगे, ब्रह्मांड पृथ्वी के ऊपर आकाश में करोड़ों आकाश गंगाएं, सौरमंडल, सूर्य, तारों और विभिन्न उल्कापिंड और खगोलीय पिंडों के सम्मिलित पुंज को किस नाम से जानते हैं हम समझते हैं ब्रह्मांड, कॉस्मोस, यूनिवर्स। ब्रह्मांड का जो अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, जिस शाखा के अंतर्गत हम अपने यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं जी हम? ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। 1730 में क्रिश्चियन वोल्फ एक महान वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने ये कॉस्मोस वर्ड अर्थात कॉस्मोलॉजी की व्याख्या की थी। कौन हुए? 1730 क्रिश्चियन वोल्फ, जिन्होंने सर्वप्रथम कॉस्मोलॉजी शब्द की व्याख्या की थी। अर्थात अनंत आकाश हमें एक प्रेरित करता है नई नई खोजों के लिए। जब भी मानव को अहंकार हुआ है अपनी महान खोजों पर, अपने धन पर, अपने बल पर, तो ये अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड तब मानव को एक चुनौती देता है कि बताइए कितना जानते हैं। और अगर हम ब्रह्मांड में अपनी हिस्सेदारी की बात करें तो ये एक बहुत बड़े विशालकाय महासागर में एक तिनके के समान होगा। हमारा जो ये ब्रह्मांड है अनंत है, अनंत, जिसका कोई और जोड़ नहीं। एक आंकड़े के अनुसार 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हमारे इस ब्रह्मांड में बताई गई है। आकाश गंगा से तात्पर्य क्या है? आकाश गंगा रात के समय जो आपको असंख्य तारों का समूह, असंख्य तारों का जो समूह दिखाई देता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम आकाश गंगा या गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा या गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और बताया गया कि हर एक आकाश गंगा के एक छोर पर, पहले माना जाता था कि आकाश गंगा के केंद्र में सौरमंडल है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल जिसका, जहां पर हमारा जीवन ग्रह मौजूद है, सूर्य और उसके समस्त परिक्रमा करने वाले ग्रह, उन सभी को, सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल के नाम से। हर एक आकाश गंगा का अपना एक सौरमंडल है, एक सूर्य है, और एक आंकड़े के अनुसार बताई गई कि असंख्य आकाश गंगा गैलेक्सी हमारे इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में मौजूद है। नासा ने, दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसी ने समय समय पर अपने रिसर्च के द्वारा, अपने अंतरिक्ष यान अभियानों के द्वारा इस अनंत ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयास किया है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से
हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाएंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कोस्मोलॉजी। सर्वप्रथम 6वीं शताब्दी के लगभग एक धारणा यह थी कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी चपटी है। लेकिन समय के साथ अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये इस बात को झुठला दिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक फ्लैट, एक समतल मेज के समान नहीं, अर्थात गोलाकार रूप में। यूनान के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारे जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी। किसको बताया? ब्रह्मांड का केंद्र बताया पृथ्वी। किसने बताया? टोलमी। लंबे समय तक सभी इसी बात को समझते रहे कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसका केंद्र पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ही, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र जीवन ग्रह है और इसी के चारों तरफ ही सारा का सारा ब्रह्मांड फैला हुआ है। लेकिन सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस। 1543 में 1543 के लगभग 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस। उन बेल्जियम के वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और समस्त ग्रह इसी की परिक्रमा कर रहे हैं। किसने बताया? सबसे पहले कोपरनिकस ने, कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा समस्त ग्रह इसी की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर हम समझें तो लगभग कुछ इस तरह की संरचनाएं बन जाती हैं। मरकरी, वीनस, पृथ्वी, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और समस्त ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तब कोपरनिकस ने इस बात को एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ग्रहों की जो गति का नियम दिया था वो केपलर साहब ने दिया था और उन्होंने कोपरनिकस की उस बात को मोहर लगा दी, सिद्ध कर दिया कि हाँ, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और समस्त ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में। किसने बताया? सबसे पहले कक्षा यानी कि ऑर्बिट। किसने बताया? केपलर साहब ने। केपलर साहब ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और समस्त ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार कोपरनिकस के सिद्धांत को की पुष्टि हुई। लंबे समय से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन सर्वमान्य मत के रूप में जिसको सभी सर्वमान्य रूप से मान्यता मिली है, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटर ने। अर्थात हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। हमारे इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जिसके जनक थे, कौन थे जनक? जिसके जनक थे जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर भी आपको परीक्षाओं में हिंदी में लिखा मिलेगा, वो वही है बिग बैंग थ्योरी। दरअसल इस बारे में
अलग अलग मत है और अलग अलग मत अनुसार जो है सब ने अपनी व्याख्या दी, लेकिन सर्वमान्य जो मत है बिग बैंग थ्योरी, अर्थात जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि एक बहुत विशालकाय सघन खगोलीय पिंड था। आज से करोड़ों अरबों वर्षों पहले, अर्थात जब सृष्टि की आरंभ हुआ, तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, अत्यधिक खिंचाव के कारण, अत्यधिक सुगड़न के कारण उस विशाल खगोलीय पिंड में एक भयंकर विस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट हुआ। और उस महाविस्फोट के साथ ही अनंत ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे खगोलीय टुकड़े थे, चट्टानी मलबे थे, वो सब के सब सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की परिक्रमा करने लगे। और इस प्रकार कुछ एक ऐसी संरचना बनती चली गई, अर्थात हर ग्रह की अपनी एक निश्चित कक्षा, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, बनती चली गई। ग्रहों का सूर्य के प्रति तथा सूर्य का ग्रहों के प्रति जो आकर्षण बल था, वो एक इन्हें सौर मंडल अर्थात एक सौर परिवार के रूप में की रचना हुई। और इस प्रकार बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सर्वमान्य रूप से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो रहस्य था उसको खोजने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिकों ने एक जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड, कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिसे धरती का स्वर्ग के नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत शांति प्रिय देश। वहां पर धरती के 27 फीट नीचे एक महासुरंग का निर्माण किया गया और वहां पर एक महाप्रयोगशाला की उत्पत्ति की गई। और यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नामक एक संस्था ने वहां पर एक LHC परीक्षण किया, लार्ज हैड्रन कोलाइडर परीक्षण, लार्ज हैड्रन कोलाइडर परीक्षण। और उस परीक्षण में उन्होंने क्या किया? लार्ज हैड्रन कोलाइडर परीक्षण। उस परीक्षण के द्वारा प्रोटॉन बीमों को, एक प्रणाली के अंदर प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया। जब प्रोटॉन बीम प्रकाश की गति से टकराए, तब उस खोज के उपरांत एक महान तत्व, एक अनोखे खोज तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल। दरअसल हमारा जो ये ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये वास्तव में द्रव्यमान व ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा का एक सम्मिलित रूप है। अर्थात आइंस्टीन साहब ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि न तो आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित करते हैं। तो इसी प्रकार ये महाविस्फोट सिद्धांत भी इसकी व्याख्या करता है कि द्रव्यमान क्षति के अंतर्गत जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसी ऊर्जा के द्वारा सूर्य, ग्रह, सौरमंडल, ब्रह्मांड के अन्य तारों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला के अंतर्गत एक लार्ज हैड्रन कोलाइडर परीक्षण किया गया। और उस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों को एक खोज में सफलता मिली और उस खोज के आधार पर यह बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी
जो तत्व है उसका नाम है हिग्स बोसोन। क्या नाम है? बोसोन। दूसरा नाम इसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। हिग्स दरअसल एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है पीटर हिग्स। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स के नाम पर इसको हिग्स नाम दिया गया। और आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा कि जिसे सपेरों का देश, जिसे कुएं के मेंढक का देश, जिसे पिछड़ा हुआ देश, जिसे अज्ञान देश कहा जाता है, वो ही भारत। और उसी भारत के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ बोस। इस महान दुनिया की इस सृष्टि की इस महान खोज में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। और इसी योगदान के कारण इस उल्लेखनीय तत्व को नाम दिया गया हिग्स बोसोन। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी एसएससी ने, रेलवे ने, यूपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए अभी हाल ही में जो परीक्षण किया गया था उसके लिए कौन सा तत्व खोजा गया, और उस तत्व में का जो नामकरण है हिग्स बोसोन किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर किया गया? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या था जी? फिर से सुनेंगे। प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया और तब हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज हुई। जुलाई 2012 कब हुई इसकी खोज? जुलाई 2012। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जुलाई 2012 में एक महान तत्व की खोज हुई। अब कुछ बच्चों के प्रश्न मन में बन रहे होंगे कि सर ये विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के टुकड़े कहां गए? दरअसल वे जो बड़े विशालकाय टुकड़े थे लगातार अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से वो लगभग गोलाकार रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में अनेकों सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। लेकिन आपने देखा होगा जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह के नाम पर भी जानते हैं, मंगल और जो कि सबसे बड़ा जो ग्रह है जिसको नाम से हम जानते हैं जी जुपिटर या बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य चट्टानी मलबे, खगोलीय मलबे जो असीमित रूप से तैर रहे हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या धूमकेतु सौरमंडल के अंतर्गत हम इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या धूमकेतु ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत हुई है। अब तक हमने पढ़ा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा समस्त ग्रह इसी की परिक्रमा कर रहे हैं, और हमारे इस अनंत आकाश में, ब्रह्मांड में जो तारों का गुच्छे से आपको रात को दिखाई देते हैं, दुग्ध मेखला जिसे हम आकाश गंगा या गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। दुग्ध मेखला या गैलेक्सी, क्या मतलब है इसका? गैलेक्सी का मतलब है तारों का समूह, तारों का असंख्य तारों के समूह
या दूधिया से जो आपको तारों के गुच्छे से दिखाई देते हैं उन्हें हम आकाशगंगा या गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न उठा है कि सर ये जो आकाशगंगा है, ये जो तारे हैं, इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई? कहां से हमारे इस ब्रह्मांड में ये जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, दुग्ध मेखला है, ये तारे हैं, ये कहां से आए? तो हमारे महान वैज्ञानिकों की जो रिसर्च हुई उनके अनुसार बताया गया कि जब ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत एक महाविस्फोट हुआ तो हमारे अनंत ब्रह्मांड में धूल और गैस के बादल बनने शुरू हो गए। क्या थे जी? धूल, कणों व गैसों के बादल। लंबे समय तक धूल और गैसों के बादल के संघनन धूल और गैसों के बादल के संलयन के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई उसको हम कहते हैं निहारिका। धूल और गैसों के बादल का संलयन को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेबुला। हिंदी में क्या कहेंगे? निहारिका। निहारिका एक आदि तारा भी है, अर्थात तारे की उत्पत्ति, तारे का शैशव अवस्था, जिस प्रकार तारे की उत्पत्ति हुई। अब कहते हैं कि जो गैलेक्सी का निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन गैसों के बादल से बने जो संलयन है उनके द्वारा, जिन्हें हम नेबुला या निहारिका के द्वारा कहते हैं। अगर हम बात करें नेबुला, नेबुला लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ है, नेबुला का शाब्दिक अर्थ है कुहासा। कुहासा जैसे कोहरा होता है, असंख्य वाष्प कणों का आपने सर्दियों के दिनों पर देखा होगा, तो कुछ इस तरह की संरचना धूल और गैसों का अनंत धूल और गैसों के संघनन के द्वारा, संलयन के द्वारा जिस तारों की उत्पत्ति हुई उसे हम कहते हैं, तारों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत उसे कहते हैं नेबुला। पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो निहारिका है या आप कह सकते हो नेबुला है, उसे नाम दिया गया एंड्रोमेडा। देख लेंगे सवाल। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट नेबुला है या तारों का जो समूह है उसे नाम दिया गया एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। इसी प्रकार जो गैलेक्सी है उसी गैलेक्सी के सबसे ठंडे और चमकीले तारों का समूह, उसे नाम दिया जाता है ओरियन नेबुला। क्या बताया? ठंडे व चमकीले तारों का समूह। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने बहुत बार पढ़ा लेकिन ये चीजें तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है, दिन प्रतिदिन उसका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। मैं कोई यूपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वास्तविक रूप में जिसे बोलते हैं कंप्लीट जीएस, आपके सामने कंप्लीट जीएस पैकेज पेश किया जा रहा है। और मैं सभी से आशा करता हूं कि आराम से छोटे छोटे पॉइंट के रूप में चीजों को समझेंगे। अपनी सहायक पुस्तक के सहारे आप चीजों को पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट है,
जो पर्सन है, हालांकि मैं बहुत ही सरल शब्दों में जहां जहां भी बच्चों के डाउट हो सकते हैं उन डाउट को भी मैं साथ के साथ क्लियर कर रहा हूं। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हम अपनी क्लास के अंदर ही बैठे हैं। मैं सभी छात्रों से एक निवेदन और करूंगा कि जब ये ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन बैच आप पढ़े, क्लास ले, तो शांत माहौल में एक बंद कमरे में, जहां घर परिवार दोस्तों का या बाहरी कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जितना शांत माहौल होगा उतना ही आप चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो फिर से चलेंगे। बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने पढ़ा आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है जी। असंख्य आकाश में असंख्य तारों के समूह को किस नाम से जानते हैं हम? गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और गैलेक्सी की उत्पत्ति कैसे हुई? धूल और गैस के बादलों के संलयन से। संलयन का मतलब है जुड़ने से, अत्यधिक संघन सिकुड़ने से, जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला। तो बताया गया कि हमारी पृथ्वी के निकट, हमारी पृथ्वी के, फिर से सुनेंगे जो बच्चे सुन नहीं सके थे, आप ये मत मानिए कि ऑनलाइन क्लास है तो आपको लगेगा कि छूट जाएगा, दोबारा नहीं होगा। नहीं सर, आपको बिल्कुल प्रतीत होगा कि जैसे आप अपने कोचिंग सेंटर, अपने क्लासरूम में ही बैठकर पढ़ रहे हैं। तो फिर से सुनेंगे। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो नेबुला, निहारिका, जिसे हम आकाशगंगा भी कह सकते हैं, एंड्रोमेडा। क्या नाम है जी? एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी में जो सबसे ठंडे और चमकीले तारों का समूह जो रात को हमें दिखाई देता है, एसएससी ने, रेलवे ने कई बार परीक्षा में सवाल पूछा, उसे किस नाम से जाना जाता है? गैलेक्सी के, दोहराओगे मेरे साथ, दोहराएंगे, आकाशगंगा के सबसे ठंडे चमकीले तारों का समूह किस नाम से जानते हैं? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। देखिए, ऑफलाइन का मतलब यह है कि जब आप क्लास में बैठते हो तब आप हमारे साथ दोहराते हो, लेकिन मैं फिर से अपने छात्रों से, अपने प्रिय छात्रों से, अपने पढ़ने वाले छात्रों से निवेदन करूंगा कि जो जो प्रश्न, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो जीएस की क्लास हो, चाहे कंप्यूटर की क्लास हो, चाहे फिर आपकी करंट की क्लास हो, अपने शिक्षक के साथ दोहराइए। प्रिय छात्रों, दोहराने से, साथ साथ दोहराने से हमें चीजें कंठस्थ होती है, याद होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपना कॉपी पेन अपने साथ रखें, चीजों को नोट करते चलिए, दोहराते चलिए, और जो डाउट है, हालांकि डाउट नहीं छूटेगा कुछ भी, लेकिन डाउट है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो जो डाउट है वो सेंड कर सकते हैं, और अगली क्लास में या फिर डाउट सेशन में हम आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दोबारा से फिर से देंगे। चलिए इससे आगे चलेंगे। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, सवाल लिखेंगे, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा किस नाम से जानते हैं? बताएंगे आंसर। उसका नाम है साइरस। साइरस या डॉग स्टार। फिर से सवाल सुनेंगे। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है जी? साइरस या डॉग स्टार। चलिए जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल फिर आएंगे। अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के निकट जो सबसे चमकीला तारा है, यानी कि सूर्य के सर्वाधिक निकट का तारा, हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच का सबसे निकट का तारा, जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? फिर से दोहराएंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रत्येक सवाल आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आराम से चीजों को पुस्तक में पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, और इस आपदा की स्थिति में एक अच्छे अवसर के रूप में घर पर बैठे ही आप सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य के
और पृथ्वी के बीचों बीच जो सबसे निकट का तारा है उसे किस नाम से जानते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितनी दूर है? एक आंकड़े के अनुसार बताया गया कि ये हमसे लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। अब ये कहां से है सर? आपने कहा कि हमने तो सर किलोमीटर पढ़ा है, हमने तो किलोमीटर पढ़ा है। देखिए, खगोलीय दूरी को ब्रह्मांड अनंत है। मैंने क्लास के प्रारंभ में ही आपको बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये अनंत है, असीमित है। तो इतनी दूर मौजूद ग्रहों को हम किलोमीटर या मील के अंतर्गत नहीं माप सकते। इसलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12। ये वो यूनिट है, ये वो इकाई है जिसमें सूर्य और पृथ्वी से दूर ग्रहों के बीच की जो दूरी है उसे हम किस इकाई में नापते हैं? उसे नापते हैं हम प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष से तात्पर्य दोहराएंगे बच्चे, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, फिर से दोहराएंगे बच्चे अपने मन में, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। सूर्य के प्रकाश किरण के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46। इसी तरह एक इकाई आपने सुना होगा पारसेक। पारसेक क्या होती है? दो खगोलीय पिंडों के बीच में, दो ग्रहों के बीच में जो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई, उसे हम पारसेक के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि सूर्य के निकट जो सबसे निकट का तारा है उसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक बहुत बड़ी पारसेक बता रहे थे तो समझ लेंगे, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। तो जितने भी रेलवे की परीक्षाएं होती है या एसएससी की परीक्षाएं होती है, तो प्यारे बच्चों वहां पर आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष संबंधित है, एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसके अलावा हम खगोलीय दूरी को कई सारी चीजों में डिफाइन करेंगे, कई सारे सवाल आएंगे। ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर, सूर्य अपनी धुरी पर एक ब्लैक होल का परिक्रमा कर रहा है और जितने समय में सूर्य ब्लैक होल कहते हैं बहुत विशालकाय तारे जो अपने अंत समय में बहुत विशालकाय तारों के रूप में आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे तारों का परिक्रमा करते हैं छोटे तारे। सूर्य भी एक तारा है। तो बताया कि सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्षों में, सूर्य 25 करोड़ वर्ष में ब्लैक होल, जिसे हम कृष्ण विवीर कहते हैं, कि एक परिक्रमा करता है और 25 करोड़ वर्ष बराबर होता है एक कॉस्मिक, या हिंदी में कह सकते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष, एक कॉस्मिक वर्ष, एक कॉस्मिक वर्ष। अभी हमने इससे पहले तारों के द्रव्यमान पर पढ़ा था। कुछ तारे धूमिल दिखाई देंगे, कुछ तारे चमकते दिखाई देंगे। जो तारों की चमक है वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और हमारे इस अनंत आकाश में, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में लगभग जो मानव की गणना के अनुसार है
कुल तारामंडल, तारामंडल कहते हैं तारों के समूह, तो कुल तारामंडल है 88। तो अब तक ज्ञात तारामंडल कितने हैं? 88। चलिए सर, इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अब तक हमने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा ब्रह्मांड का केंद्र कोपरनिकस, ब्रह्मांड सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। और हमारे ब्रह्मांड का जो ये अदृश्य द्रव्यमान जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम जानते हैं डार्क मैटर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अदृश्य द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? डार्क मैटर। अब सभी बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि सर जितने भी सूर्य हैं, जितने भी सूर्य अर्थात क्या सूर्य एक से ज्यादा है? हाँ सर, हर आकाश गंगा का अपना एक सौरमंडल है और हर सौरमंडल का जनक एक तारा जिसे हम सूर्य कहते हैं। तो हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं। तो सवाल है, सबसे आज के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सूर्य और सितारों की, जी हां, एलडीसी में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य तथा सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत, द सोर्सेज ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी, द ब्रॉड एनर्जी सन्स एंड स्टार। तो अक्षय का मतलब है यहां अनलिमिटेड, जो खत्म ना हो। तो आखिरकार करोड़ों वर्षों से सूर्य प्रकाशमान है। तो एक रिसर्च के अनुसार बताया गया कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में जुड़कर नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक जिसे हम हीलियम कहते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम प्रकाश, धूप, ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो फिर से सुनेंगे, सूर्य तथा सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत है हमारे ब्रह्मांड में। फिर से सुनेंगे, हमारे ब्रह्मांड में एक और महत्वपूर्ण सवाल याद आया। एक सवाल कई बार एसएससी ने पुलिस की परीक्षाओं में, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है कि सूर्य तथा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, सूर्य तथा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा की गैस कौन सी गैस है? ध्यान देंगे सभी बच्चे, हाइड्रोजन, जिसे हम धरती पर भविष्य के ईंधन के तौर पर भी जानते हैं। हाइड्रोजन लगभग 71% सभी बच्चे जानते हैं। जितना धरती पर जल मंडल पाया जाता है, अर्थात धरती को जलीय ग्रह कहते हैं, जितना धरती पर जल मिलता है, अर्थात कितना जल है धरती पर? 71%। और स्थल कितना है? 29%। उसी प्रकार उतना ही लगभग हमारे सूर्य के अंदर भी और हमारे ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो है हाइड्रोजन। उसके बाद है हीलियम, जो लगभग 27% पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें भी हमारे ब्रह्मांड या सूर्य के अंदर मौजूद है। अब सबसे ज्यादा मात्रा की जो गैस है, हमने पढ़ा कि सर वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में
ऊर्जा मुक्त होती है। ये मुक्त ऊर्जा ही समस्त सौरमंडल के जितने भी ग्रह उपग्रह हैं या जितने भी जीव हैं उनको जीवन प्रदान करती है। हमारी धरती का जो जीवन चक्र है ये सूर्य की ऊर्जा ही उसके लिए निर्भर है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इस सिद्धांत के जनक थे एक महान वैज्ञानिक हुए हैंस बेथे। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय का मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है। नाभिकीय अभिक्रिया केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, दो तरह की होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो उसी प्रकार सूर्य और सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तारों के बारे में, तारों का जीवन चक्र, अर्थात तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों की मृत्यु कैसे होती है, तारों की मृत्यु होने के बाद वे किस रूप में बदलते हैं। तो एक गणना के अनुसार ये बताया गया कि लंबे समय तक धूल और गैसों के संघनन की वजह से स्टेलर नेबुला, अर्थात नेबुला मैंने बताया था, नेबुला का शाब्दिक अर्थ होता है कुहासा। नेबुला का शाब्दिक अर्थ होता है कुहासा। और धूल और गैसों के संलयन होने से जो गैस के बादल बनते हैं उससे भ्रूण तारा अर्थात आदि तारे की उत्पत्ति होती है। आदि तारा लगातार संकेंद्रण अर्थात सिकुड़ने की वजह से उसमें मौजूद जो हाइड्रोजन गैस है वो लगातार हीलियम में तब्दील होती है। आदि तारे के अंतर में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा जितनी भी मौजूद हाइड्रोजन गैस है उसके सिकुड़ने के लगातार सघन होने के दौरान हाइड्रोजन गैस हीलियम में परावर्तित होती है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी मात्रा में, जो अभी मैंने आपको समझाया था, बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इसी ऊर्जा के द्वारा ही तारे चमकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था तारों का चमकना उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस तारे का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वो उतना ही चमकेगा। लेकिन इस सृष्टि पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड के जितने भी असंख्य तारे हैं जिनका जन्म हुआ है, जिन्हें हम आदि तारा या भ्रूण तारा कहते हैं, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा अब प्रकाशित हो रहे हैं, चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, एक समय के बाद, एक समय मिनट दो मिनट नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों के चमकने के बाद एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे उस तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन कम होने लगती है। उसी प्रकार जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति का रंग गोरा लाल होता है और वह है, अगर उसके व्यक्ति के अंदर का रक्त कम हो जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होना अनिवार्य है, लेकिन यदि उसके रक्त की मात्रा यानी कि खून की कमी हो जाए, एनीमिया रोग हो जाए, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का रंग पीला पड़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। जब तक तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन है वो हीलियम में तब्दील हो रही है, तो बड़ी मात्रा में वो ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं और इसी ऊर्जा के द्वारा वो चमकता है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर की हाइड्रोजन कम होती है, हाइड्रोजन कम होने के बाद प्रकाश उसका धुंधला पड़ जाता है, अर्थात तारे का रंग लाल पड़ जाता है। और तारे का रंग लाल होने पर, जब तारे का रंग लाल होता है तो इसे कहते हैं रेड गेंट, अर्थात रक्त दानव। रक्त दानव किस सीमा पर आकर तारे का रंग कम होगा या सूर्य के द्रव्यमान से जब कम हो जाए, इस बात को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। वह लिमिट जहां तारा अपनी आंतरिक मृत्यु को प्राप्त करता है, जहां तारा
अपनी आंतरिक मृत्यु को प्राप्त करता है वह सीमा कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा इस सिद्धांत की खोज की गई, इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है 1.44 ms। m यहां सूर्य व तारे का द्रव्यमान है, m सूर्य या तारे का द्रव्यमान है अर्थात, और s यहां प्रकाश की गति, अर्थात जब तक किसी तारे का द्रव्यमान इस सीमा से कम नहीं हो जाता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब किसी तारे का द्रव्यमान अत्यंत कम हो जाता है तो तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं? रक्त दानव, रेड गेंट, रक्त वामन। उसके बाद तारों में एक आंतरिक विस्फोट होता है, आंतरिक विस्फोट, उस घटना को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा घटना किस नाम से बताया हमने? इसको हमने नाम दिया आंतरिक विस्फोट, तारों के आंतरिक विस्फोट। अभी हमने बताया कि जब तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, यदि तारे का रंग लाल है तो आमतौर पर बच्चे मानते हैं कि वो अत्यधिक गर्म होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपका आंसर गलत है। जब तारे का रंग लाल होगा तो वह कम गर्म होगा, जब नीला होगा तो अत्यधिक गर्म होगा, जब श्वेत होगा तो उस तारे को कहते हैं श्वेत वामन या जीवाश्म तारा, अर्थात वो अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका है, जीवाश्म तारा। ठीक है जी, फिर से सुनेंगे। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, ज्यों ज्यों तारा ठंडा होता जाता है तारे का रंग लाल होगा। तारा अपनी आंतरिक मृत्यु को कब प्राप्त करेगा? वह सीमा है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने इस सिद्धांत को बताया। उन्होंने बताया कि जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, अर्थात चंद्रशेखर लिमिट से कम है, तो तारे में एक आंतरिक विस्फोट होगा। आंतरिक विस्फोट फिर से समझेंगे। हमने बताया कि तारा अंदर से धीरे धीरे खोखला होने लगता है, जो हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही थी, जो हाइड्रोजन हीलियम में परावर्तित हो रही थी, वो हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होने लगती है और तारा धीरे धीरे अंदर से खोखला होकर ठंडा होने लगता है। इस प्रकार इसका आकार बढ़ जाता है और तारे की जो चमक थी वो कम होने के बाद वो तारा धुंधला सा दिखने लगता है। और एक अंतिम समय आने पर, जैसे एक प्रकाश का दिया होता है, जो प्रकाश का दिया जब बुझने को होता है तो वो पूरी जितनी भी उसके अंतर्गत जितनी भी ऊर्जा बची है, समस्त ऊर्जा को समेट के वो पूरी तरह से एक प्रकाश आखिरी बार प्रकाशमान होता है। ठीक उसी प्रकार जितनी भी उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, वो सारी हाइड्रोजन को, सारे ईंधन को, हाइड्रोजन क्या है इसका? हाइड्रोजन है इसका आंतरिक ईंधन। तो सिंपल सी एक बात समझेंगे बच्चे कि जब तक तारे का ईंधन मौजूद है तो तारा ऊर्जा अर्थात तारा हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील कर रहा है। किस अभिक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। और जब उसके अंदर की हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगी तो तुरंत वो ठंडा, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, अर्थात तारे का रंग बदलने लगता है।
तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। फिर से सुनेंगे, तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। और जब कोई भी तारा खोखला होके उसके अंदर एक आंतरिक विस्फोट होता है, उस आंतरिक विस्फोट की घटना को कहा जाता है सुपरनोवा। समस्त ब्रह्मांड दूध या रोशनी से भर जाता है और उस विशालकाय तारे के छोटे छोटे टुकड़े समस्त ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इन छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। तारे के आंतरिक विस्फोट की घटना को क्या कहते हैं? सुपरनोवा घटना। और उस आंतरिक विस्फोट के बाद जो शेष टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जा? न्यूट्रॉन या पल्सर। क्या कहा जा? न्यूट्रॉन या पल्सर। इनसे चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? चुंबकीय विकिरण, अर्थात हल्का प्रकाश या चमक उत्पन्न करते हैं। तो उसके बाद न्यूट्रॉन, पल्सर और किसी भी तारे की जो अंतिम सीमा है वो है ब्लैक ड्वार्फ, अर्थात उसका एक मृत्यु के बाद वो तारा, मृत्यु के बाद तारा एक विशाल उच्च गुरुत्वाकर्षण, एक विशाल उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में तब्दील हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और इस उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र को, उस तारे को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, या हिंदी में कहेंगे कृष्ण विविर। हिंदी में कहेंगे कृष्ण विविर। अभी हमने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सौरमंडल पढ़ाऊंगा, और सौरमंडल में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सूर्य 25 करोड़ वर्षों में सूरज की एक परिक्रमा कर रहा है। और प्यारे बच्चों, जो ऐप आपने डाउनलोड की है, इसी टॉपिक से संबंधित सभी जो नोट्स है उनकी पीडीएफ आपको ऐप पर मौजूद होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक आग्रह और करता हूं, आज हमने ये जो क्लास पढ़ी है, ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है, इससे संबंधित आपके जो क्विज है, आपके जो क्वेश्चन है, उसका एक टेस्ट हमारे ऐप पर मौजूद होगा। और इस क्लास को अच्छे से पढ़ने के बाद, अपनी सहायक पुस्तक से पढ़ने के बाद, चीजों को समझने के बाद आप उस क्विज को, उन क्वेश्चन को, उस टेस्ट पेपर को सोल्व कीजिए। और निश्चित तौर पे मैं दावा करता हूं कि कोई भी परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस का कोई भी एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं होगा जो हमने ना पढ़ाया हो या हमारे टॉपिक से रिलेट ना करता हो। आपके जो 50 नंबर का जो जीएस है, उसमें से बहुत अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन, आपके लगभग 90+ क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से मैच करेंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, एक शांत वातावरण में, एक शांत कमरे में बैठ के कॉपी पेन के साथ पढ़िए और टॉपिक को ध्यान से पढ़ते चले जाइए। और इस टॉपिक के बाद, अपनी किताब से पढ़ने के बाद, नोट्स पीडीएफ से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को सोल्व कीजिए, और टेस्ट के तुरंत बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। चलिए प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।